नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंस्टीट्यूट चैनल हिमायर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्च माध्यमिक प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 के बारे में। और ये जो पेपर है हमारा, ये कृषि विज्ञान विषय का है। और कृषि विज्ञान विषय के इस पेपर में जो हमने आधार बनाया है वो बोर्ड के ब्लू प्रिंट को आधार बनाया है, उसी के बेस पर पूरा पेपर तैयार किया है। और उसमें वो महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम अपने पेपर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों की, जिसमें अपना पहला जो प्रश्न इस तरह से आएगा कि नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, जो प्रश्न होता है उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में जो आपको कॉपी मिलती है उसमें लिखना होता है। जैसे पहला प्रश्न है अपना, वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना समय लगता है। इसमें ऑप्शन है हमारे 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 120 दिन। तो दोस्तों राइट आंसर है 60 दिन। वर्मी कंपोस्ट बनने में 60 दिन का समय लगता है। तो आपको उत्तर किस तरह से लिखना है, आपको उत्तर में डालना है नीचे क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में भी अंदर 1, फिर डालना है कि वर्मी कंपोस्ट बनने में 60 दिन का समय लगता है। ये लाइन आपको वहाँ पर लिखनी है। फिर दूसरा प्रश्न है, मूंगफली की जलमांग होती है। मूंगफली की जलमांग होती है। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 200 से 400 mm, 700 से 1300 mm, 500 से 700 mm और 900 mm। तो अपना राइट आंसर है 500 से 700 mm। ये मूंगफली की जो जलमांग होती है वो 500 से 700 mm होती है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है, सिंचाई के बूंद बूंद विधि का आविष्कार कहाँ हुआ। ये आपको सभी को पता है कि बूंद बूंद विधि का आविष्कार कहाँ हुआ, इजराइल में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से मृदा धूमक शाकनाशी है। निम्न में से मृदा धूमक शाकनाशी है 2,4-D, एंट्राजीन, मिथाइल पैराब्रोमाइड और सीमाजीन। यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है मिथाइल ब्रोमाइड। जो मिथाइल ब्रोमाइड है वो मृदा धूमक वर्ग का शाकनाशी रसायन है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला और जो 5वां प्रश्न है वो है, एक बीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है। एक बीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, बथुआ, खरतुआ, अमरवेल और गेहूसा। तो एक बीजपत्री जो खरपतवार है वो है गेहूसा। राइट आंसर क्या है, गेहूसा। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म है। नंबर 1 सरदार, नंबर 2 ललित, नंबर 3 अर्कामूल्या, नंबर 4 पंत प्रभा। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ललित। जो ललित है वो अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म है। अगला प्रश्न है, रंगीन पदार्थों का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। रंगीन पदार्थों का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी KMS, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी सिरका। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सिरका, वो सोडियम बेंजोएट। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है गुजरात, यानी मेहसाना नस्ल की जो उत्पत्ति हुई है वो सूरत गुजरात से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी दाद व खाज, ऑप्शन सी सर्रा, ऑप्शन डी मिल्क फीवर। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है सर्रा। सर्रा एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। ये अपना 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया, जिसमें जो 9 प्रश्न थे और 9 वो प्रश्न 1-1 नंबर के थे। आगे हम बात करें दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये पूरी लाइन पूरी करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है।
जैसे खाली जगह एक फर्न है जिसका उपयोग धान में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा एजोला, यानी जो एजोला है वो एक प्रकार का फर्न या पादप है जिसका उपयोग धान में जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। दूसरा है पशुओं में बीमारी कैल्शियम तत्व की कमी के कारण होती है। तो इसमें आएगा मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर। पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी कैल्शियम तत्व की कमी के कारण होती है। अगला है पशुओं में नस्ल सुधार करने के लिए देसी मादाओं को विधि से गर्भित कराया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आएगा कृत्रिम गर्भाधान। किस विधि से कराते हैं हम? कृत्रिम गर्भाधान विधि से गर्भित कराते हैं। आगे है अगला चौथा प्रश्न, ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक फफूंद है। ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक है जो जनित रोगों से रक्षा करता है। तो ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक फफूंद है जो कवक जनित रोगों से रक्षा करता है। यानी पहली वाली खाली जगह में क्या आएगा? फफूंद, और दूसरे वाले खाली जगह में भी क्या आएगा? फफूंद। यानी ये लाभदायक फफूंद है जो फफूंद या कवक जनित रोगों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है फसलों की। 2 प्रश्न हो गए। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। यानी इन प्रश्नों के उत्तर देने वो एक पंक्ति या एक शब्द में देने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, परजीवी खरपतवार कौन कौन से हैं। तो यहाँ आपको बताना है परजीवी खरपतवार कौन कौन से हैं। तो सबसे मोस्ट अगर हम बात करें तो अमरवेल, दूसरी अगर हम बात करें तो स्ट्राइगा, तीसरी अगर हम बात करें तो लोरेंथस। ये क्या हैं? ये परजीवी खरपतवार हैं। आगे हम बात करें मिश्रित फसल किसे कहते हैं। मिश्रित फसल किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तिल और बाजरा और मूंग तीनों के बीजों को हम मिलाकर के बोएं तो वो फसल क्या कहलाएगी? मिश्रित फसल कहलाएगी। आगे हम बात करें राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 575 mm। कितनी है? 575 mm। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, धान में खैरा रोग नियंत्रण के उपाय क्या हैं। धान में खैरा रोग नियंत्रण के उपाय क्या हैं? तो धान में खैरा रोग का जो नियंत्रण किया जाता है वो जिंक सल्फेट या ZnSO4 के द्वारा किया जाता है। जिंक सल्फेट की 25 किलोग्राम मात्रा का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करें बेर के फल का वानस्पतिक नाम लिखिए। अब आपको बेर के पादप का वानस्पतिक नाम बताना है। तो बेर के फल का वानस्पतिक नाम क्या है? जिजीफस मोरिशियाना। तो ये उसका क्या हो गया? जिजीफस मोरिशियाना हो गया। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा, या हम कह सकते हैं जेली में TSS की मात्रा कितनी होती है। तो जेली का जो TSS होता है वो होता है 65%। कितना होता है? 65% या 65% होता है। आगे पशुओं में गलघोंटू रोग का कारक है। तो पशुओं में गलघोंटू रोग का कारक क्या होता है? जीवाणु होता है। अगर आप पर जीवाणु का नाम आता है तो आप जीवाणु का नाम लिख सकते हो, वरना केवल क्या लिख सकते हो? जीवाणु लिख सकते हो। आगे हम बात करें ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? NDDB द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसके कारण दुग्ध क्रांति संपन्न हुई। इसका उद्देश्य क्या था? दूध की उत्पादकता बढ़ाना, दूध की वितरण को बढ़ाना और किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाना। ये प्रश्न हो गए अपने 3 नंबर के। आगे हम बात करें चौथे नंबर का प्रश्न। यहाँ तक जो भी प्रश्न थे वो सारे 1-1 नंबर के थे, और इससे आगे के जो भी प्रश्न हैं वो 1.5 नंबर के हैं, 1.5 नंबर के हैं। जैसे हम बात करें चौथा प्रश्न, सुषुप्तावस्था को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। अगर हम सुषुप्तावस्था को रोकने के उपायों की बात करें तो एक तो हो गया खुरचना, यानी बीज के जो ऊपरी आवरण है उसको खुरचना। दूसरे उपाय की बात करें तो तापोपचार, यानी ताप पर गर्म करना। तीसरी अगर हम बात करें तो चिलिंग यानी कम ताप पर रखना। चौथी अगर हम बात करें तो चौथा जो उपाय है वो है रसायनों द्वारा उपचारित करना। यानी 4 उपाय हो गए। वैसे 3 लिखने हैं आपको क्योंकि 1.5 नंबर का आपका प्रश्न है। आगे हम बात करें पृथक्करण दूरी को परिभाषित कीजिए। अब देखो पृथक्करण दूरी क्या है? आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं 2 किस्मों के मध्य रखी गई निश्चित दूरी क्या कहलाती है? पृथक्करण दूरी कहलाती है। मान लो जैसे A और B 2 किस्में हैं,
अब इन दो किस्मों को जब हम बीजोत्पादन करेंगे तो इनके बीच में, इनके जो खेत होंगे इसके बीच में निश्चित दूरी रखी जाएगी। उस निश्चित दूरी को हम क्या कहेंगे? पृथक्करण दूरी कहेंगे। अगला है फल एवं सब्जियों का महत्व कौन कौन से क्षेत्रों में है? फल एवं सब्जियों का महत्व कौन कौन से क्षेत्रों में है? अब देखो, फलों के क्षेत्र की बात करें तो एक तो भोजन यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, दूसरा रोजगार के क्षेत्र में है, तीसरा उद्योग के क्षेत्र में भी है, चौथा आय के क्षेत्र में भी है। इससे क्या होती है? विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। आगे हम बात करें सातवां, भारत में फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति को समझाइए। भारत में फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति को समझाइए। अब हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत का वर्तमान में फल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है तथा फलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला फल केला, आम और नींबू वर्गीय फल हैं। इतना आपको इसमें लिखना है। आगे हम बात करें अगला 8वां प्रश्न, बगीचा लगाने के लिए स्थान का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब देखो, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। बगीचा लगाते समय तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो वहाँ की मृदा में 2 मीटर गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए, वहाँ जल की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, वहाँ श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको वहाँ पे लिखने हैं। केवल 3 पॉइंट ही लिखने हैं जो 4 से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन हैं। अगला है गाय की द्विकाजी नस्लों के 3 नाम लिखिए। यानी गाय की द्विकाजी नस्ल कौन कौन सी है? 3 नाम लिखिए। तो एक तो आता है इसमें हरियाणा, सबसे मोस्ट कौन सी है? एक हरियाणा नस्ल है। दूसरी अगर हम बात करें, राठी नस्ल भी द्विकाजी होती है। वैसे तो दुधारू में आती है लेकिन उसको द्विकाजी में भी माना गया है। तीसरी अगर हम बात करें तो कांकरेज भी द्विकाजी होती है। तो आपको 3 नस्लों के नाम लिखने हैं। अगला है पादप वृद्धि नियंत्रक किसे कहते हैं? पादप वृद्धि नियंत्रक क्या है? पादप वृद्धि नियंत्रक है पादप हार्मोन, यानी वे कार्बनिक पदार्थ जिनकी थोड़ी सी मात्रा पादपों की वृद्धि को प्रभावित करती है, पादप वृद्धि नियंत्रक कहलाते हैं। जैसे ऑक्सिन है, जिब्बेरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अगला है गाय की गिर नस्ल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अब आपको गाय की गिर नस्ल की 3 विशेषताएं लिखनी है। पहली विशेषता क्या हो जाएगी? इस नस्ल के कान नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? इस नस्ल के कान पत्तीनुमा होते हैं। तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी? इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का लाल एवं सफ़ेद धब्बे युक्त होता है। आगे हम बात करें जमुनापरी बकरी की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जमुनापरी बकरी की 3 विशेषताएं बतानी है आपको। तो ये क्या है? सबसे अधिक वजन वाली या सबसे अधिक शरीर वाली बकरी है। दूसरा, इस बकरी की रोमन नाक पाई जाती है। तीसरा, इस बकरी के पीछे वाले पैरों पर लंबे बार होते हैं। ये 3 विशेषताएं इसकी होगी। अगला आपको बताना है ऊँट प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब ऊँट प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है तो आपको ऊँट के बारे में 4-5 लाइनें इसमें लिखनी है। जैसे ऊँट के आवास की बता दो आपकी, ऊँट को लगभग 100 सेंटीमीटर उसके आवास की आवश्यकता होती है। ऊँट को लगभग 7 दिन में पश्चात पानी पिलाया जाता है, जिसमें उसको एक बार में लगभग 100 लीटर के करीब पानी पिलाते हैं। ये सारी 3 से 4 चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। अगला है भैंस की बधावरी नस्ल की उपयोगिता एवं उत्पत्ति स्थान लिखिए। भैंस की बधावरी नस्ल की उपयोगिता। अब उपयोगिता क्या होगी कि बधावरी नस्ल के दूध में 13% वसा पाई जाती है। ये इसकी क्या होगी? उपयोगिता होगी। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? बधावर यूपी। यानी कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी? बधावर क्षेत्र यूपी से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला, दूध का क्या महत्व है? दूध का क्या महत्व? दूध के आपको उपयोग पता है, दूध के क्या क्या उपयोग होते हैं, तो वो आपको इसमें लिख देने हैं। तो ये थी अपनी क्वेश्चन। बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं वो और जो क्वेश्चन जो भी थे वो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उनको मैं यहाँ नहीं करवा पाऊँगा। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वो ग्रुप आप ज्वाइन करना। थैंक यू।